अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो वेव मैटर डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी इन मैटर हमने स्टडी किया था। ये जो आइडिया था कि मैटर जो है वो डुअल नेचर पोजेस करता है, लाइट वो पार्टिकल लाइक भी बिहेव कर सकता है और वेव लाइक भी बिहेव कर सकता है। ये आइडिया डी ब्रोगलाई का था। लेकिन 1927 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंटल जो है एक्सपेरिमेंटली भी ये वेरीफाई कर दिया कि वाकई मैटर के अंदर डुअल नेचर है। और जो डी ब्रोगलाई ने आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्टोन, जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उन तमाम की जो है डुअल नेचर है। तो डेविसन और जर्मन हम देखेंगे किस तरह से ये प्रूव किया था 1927 में कि मैटर की डुअल नेचर होती है। उन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाया, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट लेके, और उन्होंने दो चार्ज प्लेट्स जो है उन्हें लेकर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को, टंगस्टन एक एलिमेंट का नाम है, मटेरियल का नाम है, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाने के बाद उन दोनों ने क्या किया कि उनके पाथ में निकल का क्रिस्टल रखा। अगर तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ने निकल क्रिस्टल्स के साथ बैंड स्ट्राइक करने के बाद बेंडिंग शो की या डायफ्रैक्शन शो की, तो इसका मतलब है वाकई जो है इलेक्ट्रॉन्स ना सिर्फ पार्टिकल हैं बल्कि उसके साथ साथ वेव भी हैं। तो वाकई उन्होंने जब दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाया और उनके पाथ में निकल का क्रिस्टल रखा, तो उन्हें क्या बात पता चली कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने निकल के क्रिस्टल्स को हिट किया तो उन्होंने डायफ्रैक्शन यानी बेंडिंग शो की। ये प्रॉपर्टी वेव्स की होती है। तो इस तरह से ये बात वेरीफाई हो गई कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, उनकी वेलोसिटी है डेफिनेट। इसके साथ साथ चूंकि वो अपने पाथ में आने वाले निकल क्रिस्टल्स के साथ डायफ्रैक्शन शो करते हैं, इस वजह से उनकी नेचर पार्टिकल होने के साथ साथ वेव लाइक भी है। तो डेविसन और जर्मन के जब इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद ये साबित हो गया कि वाकई हर मटेरियल ऑब्जेक्ट डुअल नेचर पोजेस करता है, तो उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और इसके अलावा डी ब्रोगलाई के इस आइडिया की वजह से उनको सेपरेट नोबेल प्राइज़ दिए गए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, हालांकि उनका आइडिया एक्सपेरिमेंटल नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आइडिया दिया वो बाद में एक एक्सपेरिमेंट के बाद वेरीफाई हुआ। तो इन दोनों को इस वजह से प्राइजेस दिए गए। नोबेल प्राइज लेने वाले साइंटिस्ट हैं डेविसन और जर्मन। बोहर्स ने अपने थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एक मटेरियल पार्टिकल कहा था। मटेरियल पार्टिकल क्या होते हैं? जो कि खाली जो है वो जो वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकते, जो सिर्फ मटेरियल पार्टिकल्स। तो बोहर्स थ्योरी जो है उसके तब तक सिर्फ यही आइडिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ मटेरियल पार्टिकल है और उनकी वेव नेचर नहीं है। तो जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन और उस मोमेंटम दोनों हम आराम से ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात साबित हुई कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट की डुअल नेचर होती है, वो ना सिर्फ पार्टिकल है बल्कि वेव भी है, इलेक्ट्रॉन की भी जब वेव नेचर जो है वो साबित होगी डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट के बाद, तो फिर ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक वेव है तो इसकी ना सिर्फ इसकी दोनों चीज़ें एक साथ मेजर नहीं हो सकती। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो हिजनबर्ग ने 1927 में सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन चूंकि वेव लाइक भी है, जिसमें डुअल नेचर है, तो इसलिए इम्पॉसिबल है कि जब वो मोशन में हो तो हम साइमल्टेनियसली उसकी एटम के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को डिटरमिन कर सके। मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो जाहिर बात है जब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ठीक मेजर नहीं होगा, तो इसका हम यूं भी कह सकते हैं कि पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम भी एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं हो सकता। तो अगर हमसे कोई पूछता है, ये डेफिनेशन पूछता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो उसकी यही है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्टली द पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कह दें या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा एक्स उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है। तो जो हाइजेनबर्ग की जो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आती है वो ये आती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अ कांस्टेंट फैक्टर h/4 पाई।
अब जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किसी भी एक चीज को, डेल्टा एक्स को भी या डेल्टा पी, तो वो h/4 पाई कांस्टेंट फैक्टर के साथ जाके डिवाइड होगी। तो इसका मतलब है डेल्टा पी और डेल्टा एक्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हिजनबर्ग प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से बन गई, क्योंकि देखें जब ये दोनों चीजें, जब हम डेल्टा एक्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और वो h/4 पाई से जाके डिवाइड होगा, तो इसका ये मतलब बना कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हो गए। आप अगर मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ मेजर करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या थी, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन थी, उसकी जो अनसर्टिनिटी है पोजीशन में वो बढ़ जाएगी। अगर आप मोमेंटम जो है उसको सही तरह से मेजर नहीं करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अगर ये ठीक तरीके से मेजर नहीं होगा तो सर्टिनिटी इन पोजीशन वो जो है वो बढ़ जाएगी। ये दोनों फैक्टर्स एक साथ कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकते। आप डेल्टा एक को जितना एक्यूरेट बनाएंगे दूसरा उतना ही अनएक्यूरेट हो जाएगा। क्यों अनएक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो नीचे h/4 पाई के साथ नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जिसका यह मतलब बना कि दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली रिलेटेड हैं। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा, इस तरह से। तो ये इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है। आगे आपको इसी इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो डेल्टा पी उतना ही लार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, डेल्टा एक्स जितना लार्ज होगा डेल्टा पी उसी लिहाज से उतना ही स्मॉल होता जाएगा। इसको आप यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरी उतनी ही लेस एक्यूरेट हो जाएगी। अगर आप एटम की पोजीशन बहुत एक्यूरेटली डिटरमिन कर रहे हैं तो मोमेंटम उतना ही लेस एक्यूरेट हो जाएगा। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैथमेटिकली मोमेंटम को पी से लिखा जाता है और एम इंटू वी, इसके एम इंटू वी के फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। तो आगे फर्दर यही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी को हम जितना सर्टन यानी यकीनी बनाएंगे डिटर्मिनेशन में, उतना ही दूसरा क्या हो जाएगा, अनसर्टन हो जाएगा। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो होते हैं जो आम आंख से देखे जा सकते हैं, जैसे स्टोन है, तो आप स्टोन के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये क्या बात कह सकते हैं कि अगर आप इसकी पोजीशन में मेजर करेंगे एक्यूरेटली तो मोमेंटम उतना ही अनसर्टन हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए भी कह सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हरगिज नहीं कह सकते। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में जैसे स्टोन है तो इसमें आप पोजीशन को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और उसके मोमेंटम को भी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक की जब बात होगी तो पोजीशन मेजर होगी तो मोमेंटम अनसर्टन होगा, और अगर पोजीशन अनसर्टन होगी तो मोमेंटम सर्टन हो जाएगा। आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्वांटम इफेक्ट के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वांटम इफेक्ट क्या है उसको आगे हम फर्दर देखते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि हम डिटरमिन करना चाहते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो आम ऑर्डिनरी भी जो विजिबल लाइट होती है ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है एटम के इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से, इलेक्ट्रॉन के साइज से, कि वो उसके अंदर ना तो दाखिल हो सकती है विजिबल लाइट और ना उसकी पोजीशन को मेजर कर सकती है। तो फिर हमें उसका अल्टरनेटिव क्या करना पड़ता है, हमें उसकी जगह क्या करना पड़ता है, हमें एक्स रेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वी हैव टू यूज एक्स रेज। एक्स रेज जो है उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। लेकिन जब ये फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करते हैं, पोजीशन तो पता चल जाती है, लेकिन जितनी वेवलेंथ कम होती है किसी रेस की उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो जब हम एक्स रेज बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की लेते हैं तो उनके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि हर जो रेडिएशन होती है उसके अंदर स्मॉल इन वेव पैकेट्स मौजूद होते हैं जिनको फोटोन्स या क्वांटम्स कहा जाता है। तो जब एक्सरेज जाके हिट करती हैं इलेक्ट्रॉन को, जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, तो उनके अंदर जो वेव पैकेट्स मौजूद होते हैं जिनको हम फोटोन भी कह सकते हैं, वो फोटोन जाके जब इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वाला फार्मूला भी पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा और E ये रिलेशनशिप क्या इंडिकेट कर रही है कि वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होगी एनर्जी ऑफ फोटोन उतनी ज़्यादा होगी। जब ऐसे एक्स रेज के फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं तो पोजीशन तो पता चल जाती है, लेकिन साथ ही इतनी एनर्जी वाले
एक्सरेज के फोटोन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं उसकी वेलोसिटी में। देखें, अगर आपके पास एक बॉल एक जगह ठहरी हुई खड़ी है, लेकिन स्टॉप हुई हुई ज़मीन पर खड़ी है, और आप दूसरी बॉल उसके साथ मूव करती हुई ज़ोर से उसके साथ आके हिट करवाते हैं, तो नीचे खड़ी हुई बॉल जो है वो स्टेशनरी नहीं रहेगी, रुकी हुई नहीं रहेगी। वो भी जितनी ताकत से वो बॉल आके उसको हिट करेगी, वो भी उतना ही आगे मूव कर जाएगी उसी ताकत के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो बिल्कुल यही हाल एक्सरेज का भी है। जितनी हम शॉर्ट वेवलेंथ वाली लेती हैं है, वो दाखिल तो हो जाती है इलेक्ट्रॉन के डायमीटर के अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन भी बता देती है, लेकिन जैसे ही वो एक्स रेज इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसकी पोजीशन बताते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वहाँ से लाइट इमिट होती है, साथ ही ऐसे हाईली एनर्जेटिक फोटोन उनके इलेक्ट्रॉन्स की जिस भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। अब हमें पता है कि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी में जो इतना बड़ा चेंज आता है वो मोमेंटम में भी एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत अगर एक्यूरेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम एक्स रेज बहुत शॉर्टर वेवलेंथ के यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एक्स रेज शॉर्टर वेवलेंथ के यूज़ करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन उनके फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन होंगे वेलोसिटी में उतना ही बड़ा चेंज आएगा। तो इस तरह हमने ये देख लिया कि मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, यही बात जो मैंने आपको E इज इक्वल टू AC बाय लैम्डा वाली इक्वेशन से समझाई है कि जितनी एक्स रेज या किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ स्मॉल होगी उसके फोटोन की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह एक्स रेज जो है जब कोलिजन करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ तो पोजीशन तो बता देंगी, लेकिन मोमेंटम में एक बहुत बड़ी या ग्रेट अनसर्टेनिटी लेकर आएंगी। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमिन करने के लिए हमने ऑर्डिनरी वाइट लाइट की बजाय एक्सरेस का इस्तेमाल किया, एफर्ट की, ताकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट कर सके, क्योंकि ऑर्डिनरी वाइट लाइट हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ऑर्डिनरी वाइट लाइट जब एटम में से गुजारेंगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन के डायमीटर में के मुताबिक उसके साथ हीट करेगी, तो उस वक्त क्या होगा कि वो अनचेंज उसका अंदर से गुजरती रहेगी और मोमेंटम जो है ना वो फिक्स रह जाएगा। इसका मतलब है जब हम ऑर्डिनरी वाइट लाइट लेते हैं तो पोजीशन नहीं पता चलती, तो मोमेंटम फिक्स रहता है। लेकिन हम छोटी वेवलेंथ वाली एक्सरेज यूज़ करते हैं तो उनके फोटोन ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से मोमेंटम अनसर्टन हो जाता है। तो इसका मतलब है एक चीज़ को अगर हम सर्टन बनाएंगे तो दूसरी अनसर्टन हो जाएगी। फर्ज करें अगर हम मोमेंटम को सर्टन रखते हैं, नहीं चेंज करवाना चाहते, तो हमें ऑर्डिनरी वाइट लाइट ही लेनी पड़ेगी, लेकिन ऑर्डिनरी वाइट लाइट हमारी पोजीशन लोकेट करने में कोई हेल्प नहीं करेगी। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ कि कॉम्पटन इफेक्ट ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हम इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अब स्टोन है, जैसे अब स्टोन के लिए तो आपको किसी फोटोन की ज़रूरत नहीं है। आप उस फर्ज करें आप उसको उठा के कहीं फेंकते हैं तो आप उसकी जो है वेलोसिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है। साथ साथ ये भी देख रहे होते हैं कि वो स्टोन आपने फेंका है तो वो कौन से पाथ से होता हुआ कहाँ जाके फॉल कर रहा है। तो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बात प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए हम दोनों चीज़ें एक साथ मेजर कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है और ये भी देख सकते हैं कि उनका मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी डिटरमिन हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बात इम्पॉसिबल है कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर कर लें। एक को जितना सर्टन बनाएंगे दूसरा उतना ही अनसर्टन हो जाएगा। दिस आइडिया or this concept was introduced by a scientist Heisenberg. Therefore, this principle is called as Heisenberg's uncertainty principle. ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद हमारा है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल।